हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 18 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मुद्दा है वुमेन के रिगार्डिंग। देखो, वुमेन का स्पेशली जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन, अगर आप बात करो लोकसभा के अंदर या फिर जो अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। तो इसके पीछे के थोड़ा जानेंगे क्या रीजंस हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें। दूसरा हमारा मुद्दा होगा पॉलिटिकल फंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, आप जानते हो जो जो इलेक्टोरल बॉन्ड की काफी चर्चा हो रही है आजकल, भी काफी सालों से वैसे तो हो रही है पर आजकल दोबारा से इसकी चर्चा हो रही है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑल दो थोड़ा ये वाला जो एडिटोरियल है थोड़ा पॉलिटिकली, ठीक है ना, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की तरफ दिखता है, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा इसका एनालिसिस करेंगे अपने हिसाब से ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो तो हम उसको बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आंसर कर पाए, राइट। और तीसरा हमारा मुद्दा है इंडिया आसियान रिलेशंस के संबंधित, तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के कोट ऑफ द डे के साथ। देखो, इस तरह की कोट मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी थी, पर यहाँ क्या कोट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, राइट। तो वुमेन के कितनी ज्यादा वहां पे अचीवमेंट्स कैसी हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कम्युनिटी की हम प्रोग्रेस देख सकते हैं। जैसे हमने इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि इंडिया में वुमेन के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आप इनकी एजुकेशन देख सकते हो, ठीक है, आप इनके हेल्थ एस्पेक्ट्स देख सकते हो, इकोनॉमिक स्फेयर में देख सकते हो, या फिर पॉलिटिकल हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे स्फेयर्स हो सकते हैं, या सोशल एस्पेक्ट भी आप इसका कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी स्फेयर उठा लो तो आपको देखने को मिलेगा कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। एजुकेशन में लिटरेसी रेट कम है वुमेन का। हेल्थ में आप जानते हो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डेथ्स हो जाती है जल्दी। इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है, सेम काम के लिए इनको सैलरीज कम मिलती हैं वुमेन को, ठीक है। कुछ ही पर्टिकुलर सेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पिंक कॉलर जॉब्स, की एयर होस्टेस हो गए, रिसेप्शन हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गई, ये सारी चीजें। उसी तरह से सोशल एस्पेक्ट में भी आप देखते हो वुमेन के साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। वुमेन को माना ही जाता है कि आपका काम क्या है, घर का काम करो, ठीक है ना, खाना बनाना, ये सारी चीजें, होम मेकर की काम, ठीक है ना। पर आज हम जो मुद्दा डिस्कस करेंगे जो इस एडिटोरियल में है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ लिंक्ड है। इवन ना देखो, चलो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात तो बोली है, साथ ही साथ उन्होंने एक बात बोली थी कि जो पॉलिटिकल पावर है इट इज द टूल टू अचीव सोशल प्रोग्रेस। अगर हमें सोशल प्रोग्रेस अचीव करनी है ना तो वो कैसे होगी, पॉलिटिकल पावर के थ्रू। तो यही पॉलिटिकल पावर वुमेन को नहीं मिली हुई, उनकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलता लोकसभा के अंदर या बाकी असेंबलीज के अंदर। तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और यही हमारा पहला मुद्दा है, और इसको आप जीएस पेपर 1 के साथ एज वेल एज जीएस पेपर 2 के इस कॉम्पोनेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हो। देखिए, अभी ना एक पीआईएल फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो क्या बोलती है, जो ये बोलती है कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको वापस से लेकर आया जाए। देखो, थोड़ा समझाता हूँ, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ना पहले ये सुना नहीं होगा। दरअसल में एक ना 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, वो लेकर आया गया था। इसका बिल का लाने का पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि लोकसभा हो गया और साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यहाँ की ना 1/3 सीट्स जो हों वो वुमेन के लिए रिजर्व हों। समझ पाए हो, ये 2008 में बिल लेकर आए थे कि 108th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसके थ्रू क्या बोला गया कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व हों। ये बिल जो था ये आया कहां पे था, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में भी देखो बहुत मुश्किल हुई, पर राज्यसभा में तो पास हो गया। पर दिक्कत कहां आ गई, जब ये बिल गया लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर ना एक मत नहीं बन पाया, कंसेंसस नहीं बन पाया, एंड उस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो देखो, यही राइटर बात कर रहे हैं कि अगर सोचो ये बिल वहां पे पास हो जाता तो हमारी जो महिलाएं थी वो संसद में और आती, उनको पता होता कि वुमेन की क्या दिक्कतें हैं, एंड उसके बेसिस के ऊपर जो भी इश्यूज थे उनको वो सॉल्व कर सकती, उनकी वो लेकर वो लॉ वगैरह वो लेकर आ पाती, तो अकॉर्डिंगली ये चीजें देखने को मिलती, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट अब देख रहा है इस पीआईएल को कि क्या इस तरह का बिल आना चाहिए, क्या चीजें हैं, यहाँ पे ये सारी डिस्कशंस हो रही हैं। अगर आप देखो ना, थोड़ा मैं आपको डेटा के अंदर अगर मैं थोड़ा लेके चलूँ तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 14 से 15%, ठीक है ना, 14-15% के करीब करीब हमारी जो वुमेन एमपीज हैं लोकसभा के अंदर हैं। टोटल नंबर कितना है अभी, करंटली है अराउंड 81। और देखो, पिछले आप देख सकते हो 2004 के बाद से ये नंबर कंसिस्टेंटली बढ़ा है। तो अच्छी बात है, वुमेन का कंट्रीब्यूशन लोकसभा के अंदर बढ़ रहा है पिछले 20 सालों के अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में ऐसा नंबर हमें देखने को नहीं मिलता। राज्यसभा में देखो
कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, तो नंबर ना मोस्टली कांस्टेंट सा ही रहा है। राज्यसभा में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा। अब उसी तरह से बात कर लो आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो यहाँ पर तो नंबर देखो बहुत ही खराब है। बस छत्तीसगढ़ देख लो 15% के करीब है, बाकी कई जगह 2%, 3%, ठीक है ना, इस तरह से आप देख सकते हो 3-4%। तो जहां पर देखो मैन कितने हैं दुनिया में, अप्रोक्सीमेटली 50% या 51% के आसपास मान लो, ठीक है, 49% महिलाएं हैं या 50%। तो जब नंबर बराबर हैं तो पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इतना बुरा हाल क्यों है कि जैसे मान लो इधर ना कि 95% मेन को सीट्स है, 5% सीट्स महिलाओं के द्वारा है। तो क्लियरली ये क्या दिखाता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी वुमेन का नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो वो चीज बहुत जरूरी है। और आप देखो भी थोड़ा अगर फैक्ट्स की तरफ चलें तो आप देख सकते हो कि अभी तो देखो जो 81 वुमेन एमपीज हैं लोकसभा के अंदर, तो नियरली 14.9% है वो। पर तब भी इंडिया क्या है, 140 देशों से नीचे आता है। इतना कम महिलाएं हमारे यहाँ पार्लियामेंट्स हो गया इनके कॉरस्पॉन्डिंग है। एवरेज कितनी है, ग्लोबल एवरेज आप देख सकते हो 26.1% एज पर आईपीयू। आईपीयू क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इनके हिसाब से ये चीज इन्हें देखने को मिली है। अब क्लियरली ना देखो इतना तो हमने मान लिया कि हाँ वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है। एक यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट मैं और बता दूं आपको। आप ना इंडिया की देखो इतनी सारी स्टेट्स है हमारी, ठीक है, आपको ना सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल शायद एक ऐसी स्टेट है जहां पर एक सीएम महिला है, ठीक है ना। ममता बनर्जी को अगर आप छोड़ दो ना, तो शायद आई थिंक कोई और स्टेट है नहीं जहां पे कोई महिला सीएम हो वहां पे। तो क्लियरली ये दिखाता है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल एस्पेक्ट में तो बहुत ही कम है। इसके पीछे कुछ रीजन डिस्कस कर लेते, क्या रीजन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। देखो पहला है कि ना वुमेन को थोड़ा इससे दूर रखा गया है पॉलिटिक्स की, जब हम बात कर लेते हैं ऐसा ना वुमेन को ही देखो ऐसा बोल दिया गया है, या फिर ऐसा कह लो ना कि सालों से ये चीज हो गई है कि वुमेन कम कैपेबल हैं एज कंपेयर टू मेन। हमारी सोसाइटी ऐसा मान के चल रही है, ठीक है ना। वुमेन को कंपटीशन से दूर रखा जाता है, आप सभी जानते भी हो ये सारी चीजें। वुमेन की ना एम्पावरमेंट दरअसल में कम या रोकी गई है किसी वजह से। एंड उसके बेसिस के ऊपर एक तरह का सेल्फ डाउट वुमेन के अंदर आ चुका है, कुछ स्टीरियोटाइप आ चुके हैं कि हाँ अगर पॉलिटिशियन है तो मेल ही होगा, ठीक है। आप देखते हो बहुत ही कम ना आजकल, जैसे इंदिरा गांधी जी हो गया, जैसे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर आज तक वही बनी है, बाकी मोस्टली हमारे मेल ही हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमने देखे हैं, मोस्ट पॉलिटिशियंस कौन रहे हैं, वो मेल रहे हैं। तो इस वजह से ना पॉलिटिकल एम्बिशन से थोड़ा इनको कहीं ना कहीं दूर रखा गया है। दूसरी चीज डेफिनेटली देखो पेट्रियार्कल सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। वुमेन को यही समझा गया कि वुमेन का काम क्या है, होम मेकर का काम है, बच्चों को संभालो, बच्चों का देख रेख करो या घर के काम करो, ऐसा हमारी सोच बन गई है, ऐसा पेट्रियार्की के अंदर ये चीज दिखाई गई है। तो एक तरह से क्या हो गया है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है ना। लेबर की भी सेक्सुअल डिवीजन हो गई है कि मेल है तो मेल का काम क्या है कि वो घर के लिए पैसा कमाए या फिर इन चीजों के अंदर पार्टिसिपेट करे, और महिला का काम घर के अंदर बंद रहना, ठीक है। तो ये अगर सोच रहेगी तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स के अंदर कैसे एंटर कर पाएंगे ये सारी चीजें। बाकी देखो वुमेन की एजुकेशन, मैंने आपको बताया ना वुमेन की लिटरेसी रेट काफी कम है एज कम्पेयर टू मेल, नियरली 17-18% का गैप देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी, उनको एजुकेटेड नहीं बनाया जाएगा, उनके पास से अच्छा काम नहीं होगा, वो एम्पावर नहीं होंगी, तो डेफिनेटली एक पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या करेगी, उनको हमेशा पीछे ही रखेगी। उसी तरह से देखो जब हम बात करते हैं इलेक्शंस लड़ने की कॉस्ट, आजकल टाइम देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेटा बताता हूं। आपने एडीआर का नाम सुना है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एडीआर का ना डेटा हमें ये बताता है कि जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे ना, इनमें लगभग खर्च, सारा खर्च मिला दें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था इन इलेक्शंस के अंदर। तो देखो इलेक्शन लड़ना बहुत ही एक ना जेब के ऊपर खर्च करने वाली बात है। अब महिलाओं के पास देखो उनको एजुकेशन दी नहीं, उनके पास अच्छी जॉब्स नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं एक्चुअल में लड़ सकती थी वो लड़ पाएंगी जब इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन जीतता कौन है, देखो इलेक्शन ना अगर मान लो दो लोग लड़ रहे हैं ना, एक के पास पैसा बहुत है और एक के पास अच्छी वैल्यूज हैं, या फिर वो अच्छा कुछ चेंज लेके आना चाहता है, बहुत बार ऐसा देखा गया कि जिसने ज्यादा पैसा खर्च किया वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती थी या फिर जो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती थी, उनके पास पैसा ही नहीं होता और कहीं ना कहीं वो इलेक्शन नहीं लड़ पाती। तो ये भी एक मेजर इशू हो चुका है। बाकी देखो जो लोग डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कौन लड़ेगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर होते हैं, उनके दिमाग में ऐसी सोच है कि अगर एक महिला को खड़ा करें और एक मेल को खड़ा करें तो मेल के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, महिलाओं के जीतने का चांसेस कम होते हैं। तो विनेबिलिटी के चांसेस फीमेल के लिए ऐसा देखा गया कि कम है, और इसलिए उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। उसी तरह से देखिए आप ये भी देख रहे हो कि आजकल हमारी पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। करंटली जो लोकसभा है ना, जो 2019 से 24 वाली जो लोकसभा है, इसमें 43% जो एमपीज हैं हमारे,
लगभग देखो 40 से भी ज्यादा परसेंट 43% जो एमपीज हैं उनके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिनके अगेंस्ट ना रेप के चार्जेस हो गया, ठीक है, मर्डर के चार्जेस, इस तरह के चार्जेस भी चल रहे हैं। अब आप बताओ महिला क्या इस फील्ड के अंदर जाना चाहेगी जहां पर इतनी ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन है, इतने ज्यादा ना इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो ये भी एक मेजर कंसर्न आ जाता है। तो देखो दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, ये तो हम समझ गए क्या रीजंस हैं वुमेन को नहीं आने दिया जाता। तो क्या कुछ स्टेप्स भी हैं हमारे पास? बिल्कुल हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो, जैसे आर्टिकल 14 या इवन आर्टिकल 14 से पढ़ने से पहले ना आप प्रियम्बल ही देख लो ना। प्रियम्बल क्या बात करता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो क्या पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर ये सारी चीजें नहीं आएंगी? नहीं भैया बिल्कुल आएंगी, ये भी तो आएगा। यस। उसी तरह से आर्टिकल 14 हो गया, ठीक है, आप जानते हो आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, इक्वालिटी का राइट देता है। डीपीएसपी है हमारे पास आर्टिकल 46 के अंदर, जो सारी चीजें वनरेबल ग्रुप्स हो गया, एससी एसटी वुमेन, यहाँ पे सबके लिए एक्सप्लॉयटेशन से इसको रोकने की बात करता है। फिर देखो उसके साथ ही जब हमने क्या पास किया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हमने पास किया, तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही क्या हुआ, हमने देखा कि हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कॉरस्पॉन्डिंग क्या किया, 33% रिजर्वेशन दिया महिलाओं को। ये दिया ना या नहीं दिया? बिल्कुल दिया। 1/3 सीट उनके लिए रिजर्व है, बिल्कुल। और इन्होंने देखो ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के बेसिस पे ये अच्छा काम करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो महिलाएं अब देख सकते हो आप कि बहुत सारे एरियाज के अंदर सरपंच भी बनी है। देखो इसके भी कुछ लीगल लूप होल्स हैं, आप सभी जानते हो, जैसे ना कि सरपंच नाम के सरपंच हो जाते हैं, पर काम कौन करता है? उनके पति। ठीक है, तो सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आया। पर बहुत सारी जगह पे ऐसा भी देखने को मिला कि इस आर्टिकल की वजह से जब महिलाओं को एम्पावरमेंट मिली तो अच्छा काम भी किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक ना छबी रजावत है, ये सोडा की सरपंच है, ठीक है ना। तो इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि जो उस गांव था वहां पर अच्छा पानी, ठीक है, पीने का पानी सोलर पावर हो गया। ठीक है, सोलर पावर को लेकर आए हैं। ठीक है, गांव में जगह जगह पे टॉयलेट्स बन गए, गांव में कोई बैंक नहीं था, अब तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। तो उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है। उसी तरह से देखो एक हरियाणा के अंदर ना धानी मियाँ खां करके जगह है, वहां की सुषमा भाडू जो वहां की सरपंच है, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, वहां पे जो घूंघट की प्रथा थी, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक नेगेटिव थी या फिर एक पैट्रियार्की का एक सिंबल थी, उसको हटाने में काम किया है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू हेल्थ और एजुकेशन, यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है। क्योंकि देखो अगर एक जगह की महिला एक सरपंच होती है ना, तो उसका फोकस क्या होता है? हेल्थ और एजुकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ने क्या किया है काम, महिलाओं को आगे आने में हेल्प करी है। उसी तरह से आप देखते हो आर्टिकल 326, ठीक है ना, आर्टिकल 324 आप जानते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करता है, एंड उसके साथ ही साथ आर्टिकल 326 अडल्ट सफरेज की बात करता है। तो ये भी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी देखो और भी लेजिस्लेटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक कमेटी बनाई हुई है हमने, जैसे कमेटीज होती है ना एम्पावरमेंट के लिए, तो वो वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे कमेटी है। उसके साथ ही साथ आप जानते हो जो मीरा कुमार थी, बेसिकली ये स्पीकर थी लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम आपने वर्ड सुना होगा ना चेयरमैन, तो चेयरमैन के अंदर ये वर्ड क्या आ गया? मैन। तो हम ना हमारे दिमाग के अंदर ना सबकॉन्शियसली जा चुका है कि चेयरपर्सन जो होगा वो चेयरमैन ही होगा, मतलब वो मेल ही होगा। तो इस वर्ड को ही हमने चेंज कर दिया, अब क्या कर दिया इसको? चेयरपर्सन। तो मैन को हटा के हमने पर्सन कर दिया, ये क्या हो गया? हमने इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया। तो इस तरह की चीजें हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमारा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट था, या जो हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये पोस्ट तो सिर्फ और सिर्फ मेल ही बैठ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमने इस जेंडर न्यूट्रल को करके इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की है। बाकी देखो ये भी था, ठीक है, जो 108th अमेंडमेंट में बात कर रहा था, इसकी कोशिश करी गई है। बाकी देखो इवन सोशल स्फेयर्स के अंदर ना बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे वो महिलाओं को इक्वल शेयर देना हो प्रॉपर्टी के अंदर, तो इस तरह के अलग अलग स्टेप्स हमने लेने की कोशिश करी है। बाकी ओवरऑल इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं ना, तो इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे आप जानते हो यूएन जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसका एसडीजी 5 क्या बोलता है? 5 बोलता है जेंडर इक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूएन वुमेन का आप जानते हो जो यूएन था उसके बेसिस के उसने क्या किया 1975 से 1985, ये किसके लिए था? ये एक जो 10 साल थे ये इन्हीं के लिए था, वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग ही, इंटरनेशनल डिकेड फॉर वुमेन। तो पूरा डिकेड बनाया गया वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके साथ ही 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे, राइट। उसके अलावा एक तरह से ना ये कन्वेंशन है हमारे पास, CEDAW, ठीक है ना, इस तरह से बोलते हैं, कन्वेंशन टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अगेंस्ट वुमेन। तो ये जो हमने इंश्योर करी है, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर को 1-2 साल से फॉलो कर रहे हो,
तो आपने बीजिंग +25 सुना होगा। दरअसल में हुआ क्या था ना, एक 1995 के अंदर बीपीएफए हुआ था, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इंश्योर करने की कोशिश करी गई थी कि जो भी इश्यूज है वुमेन कॉरस्पॉन्डिंग हम उनको सॉल्व कर पाए, वुमेन की इंपावरमेंट कर पाए। तो उस वजह से जब इसके 25 साल कंप्लीट हुए ना, 25 साल कब कंप्लीट हुए, 2020 में, तो हमने बीजिंग +25 को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये भी आप जानते ही हो। उसके साथ ही ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसमें भी ये बातें करी गई हैं। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स भी हैं, हमारे पास लीगल मेजर्स भी हैं, एंड साथ ही साथ हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ एफर्ट्स भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में लिए गए हैं बहुत सारे। तो जरूरत क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखो, वे फॉरवर्ड यही है कि एक तरह से हम ना कोटा लेकर आए वुमेन के लिए, जो बात हो रही है ना रिजर्वेशन की। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि देखो, कुछ ऐसी कंट्रीज है, मान लो सीए, जहां पर ना वुमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, सीईबी के अंदर वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। तो ऐसा देखा गया कि जहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां लगभग 19% महिलाएं आपको वहां के पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगी ऑन एन एवरेज। जहां पर कुछ तरह की रिजर्वेशन है, वहां लगभग 31-32% ये देखने को मिलती है। तो अगर वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है, तो कोटा सिस्टम लेके आना, इस तरह की चीजें करना, डेफिनेटली वो चीज हेल्प कर सकता है। बाकी देखो, वुमेन के अगेंस्ट जो एक तरह की वायलेंस होती है पॉलिटिक्स के अंदर, उसको हटाएं। ठीक है ना, जो हेट स्पीच होता है, ये सारी चीजें अगर पॉलिटिक्स को थोड़ा हमने और सुधार पाए, तो वुमेन शायद हो सकता है, या उनके साथ जो इश्यूज होते हैं हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरह से तीसरा मुद्दा क्या हो सकता है, इसी तरह से जो सारी की सारी पार्टीज हैं, देखो अक्सर क्या होता है कि एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है ऑपोजिशन, आपस में लड़ते रहते हैं। पर यहाँ पर इन मुद्दों पे ना इन लोगों को आपस में साथ में आना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छा इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं, हम इसके अगेंस्ट जाएंगे, नहीं। यहाँ वुमेन का बात हो रही है, तो सभी को एक साथ साथ में आना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी इनको वुमेन को कोई इश्यूज आए कॉरस्पॉन्डिंगली इस लेजिस्लेटिव फील्ड के अंदर, उनको हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाए। बाकी देखो, महिलाओं के अंदर भी ना कुछ होती हैं जो महिला काफी एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब जैसे निर्मला सीतारमन जी हैं, या फिर ना जो और इस तरह से जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वुमेन है, काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो जो एक्सपीरियंस्ड फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, इनको हेल्प करनी चाहिए। जो न्यू फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, उनको हेल्प करें, उनको अपने साथ अपने इनसाइट्स शेयर करें, किस तरह से जो नई नई लोग आना चाहते हैं, जो नई महिलाएं आना चाहती हैं पॉलिटिशियंस के अंदर, कुछ तरह की उनके साथ मेंटरशिप करी जा सकती है, ताकि ये महिलाएं भी आगे आ पाएं और अच्छे से काम कर पाएं हमारी कंट्री को सर्व करने के लिए। ठीक है, बाकी मीडिया का भी देखो इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि मीडिया देखो, जब भी देखो आपने ना, जब वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग वुमेन पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू देखा होगा, तो कहीं ना कहीं हम उनको हाईलाइट क्या करते हैं, उनके बच्चों का बच्चे कैसे हैं, उनके मैरिटल स्टेटस कैसा है। पर हमें उनको ना, प्रेस अगर थोड़ा इसके रिगार्डिंग जेंडर न्यूट्रल हो जाए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में वुमेन पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। बाकी एक तरह के वुमेन कॉकस की बात करी गई है। वुमेन कॉकस क्या है? एक तरह की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर ना लोग आपस में मिलते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं किस तरह की पॉलिसी बनानी है। तो एक जो इनकी पॉलिटिकल वॉइस है, जो इनकी जो डिमांड जब सुनी नहीं ना जाती, वो ये कॉकस हो गया, ये इस तरह की मीटिंग हो गया, ये पॉलिटिकल वॉइस सुनने में हेल्प कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि ओवरऑल हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। इवन देखो, जो एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उसने भी अच्छा काम किया हुआ है। पर एक तरह का जेंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर हमें लेके आनी है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ताकि वो आगे आए और वुमेन कैंडिडेट्स को इंस्पायर करें कि वो इस फील्ड के अंदर आए, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में काफी अच्छी बन पाए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग कुड कॉस्ट डेमोक्रेसी डियर। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग से राइटर का मीनिंग क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड से। वो बात क्या कर रहे हैं कि अगर फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज लेती है ना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, तो उससे ना ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, बल्कि ओपेकनेस आई है, ऐसा राइटर का मानना है। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैंने वैसे भी बताया आपको, थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा था, बट हम ओवरऑल इसको समझने की जरूरत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होते क्या है। तो यहाँ पर राइटर यही बात कर रहे हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है। इवन देखो, जो हमारे जो एनजीओ है, मैंने आपको अभी बताया भी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, और साथ ही साथ एक दूसरी एनजीओ भी है, कॉमन कॉज। इन्होंने भी ना देखो एक तरह की प्ली लगाई थी, ताकि ये चैलेंज कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो गलत है, ठीक है ना, इससे डेमोक्रेसी को खतरा हुआ है, ऐसा इन दो एनजीओ का मानना था। तो जरा समझते हैं पहले तो कि ये क्या चीज क्या है आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड। देखो, मान लीजिए कोई पर्सन है और ये है कोई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। अब ये बंदा क्या चाहता है? ये चाहता है इसको पैसे देना। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना, उसके बेसिस पे पता क्या हुआ है? उसके बेसिस पे जैसे मान लो ये है एसबीआई बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये जाएगा एसबीआई के पास।
एसबीआई के पास देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, एसबीआई को बोलेगा कि अच्छा मैंने इस तरह से ये पैसा डोनेट करना है, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं बताएगा इसको, बस इसको बोलेगा कि आप एक कागज का टुकड़ा दे दो, ये कागज का टुकड़ा इसको दे देंगे, ठीक है, एक तरह का बॉन्ड होगा वो, ये बॉन्ड दे देंगे। और कितने का बॉन्ड हो सकता है, ये बॉन्ड हो सकता है जैसे मान लीजिए 1,000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है, 10 लाख या 1 करोड़, इस तरह की मल्टीपल फिगर्स के अंदर कोई भी ये चीज हो सकती है यहाँ पर। तो होगा क्या, ये जाएगा इसके पास, ठीक है ना, और इस तरह का बॉन्ड बना के ले आएगा। इस बॉन्ड के ऊपर ना किसी का नाम नहीं लिखा होगा, कि इस पर्सन का नाम मेंशन नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर ये वाला जो कागज का टुकड़ा, ये जो बॉन्ड है, ये जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। ये हो सकता है ये इस पॉलिटिकल पार्टी 1 को दे दे, ये पॉलिटिकल पार्टी 2 को दे दे, 3 को दे दे, किसको मर्जी दे दे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एसबीआई के अंदर जाके क्या करेगा, सिंपली जो भी अमाउंट इसने बताई ना, उसका इसको एक बॉन्ड मिल जाएगा। वो बॉन्ड एसबीआई को नहीं पता कि वो किसको दे रहा है, कांग्रेस को दे रहा है, बीजेपी को दे रहा है, आम आदमी पार्टी को दे रहा है, नहीं पता इसको, ठीक है ना। इसके पास एक बार बॉन्ड आ गया, इसकी मर्जी है वो जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को जाके वो बॉन्ड दे जाए। आई बात समझ में कैसे वर्क करता है। अब इसके रिगार्डिंग ना एक दो चीजें और हैं कि क्या सर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से फंड दे सकता है, द आंसर इज नो। जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले इलेक्शन के अंदर, जैसे मान लो अगर लोकसभा की इलेक्शन है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 1% वोट से ज्यादा वोट मिले होंगे, जितने वोट्स पोल हुए ना उससे 1% से ज्यादा वोट्स, सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज वो इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकती हैं, ठीक है। तो इनको बोल देते हैं क्या, कि एक तरह से क्या है, एलिजिबल पार्टीज। एक दो चीजें और, एक चीज क्या है कि क्या हमेशा के लिए कर सकते हैं, जैसे मान लो आज जैसे 18 नवंबर है, तो क्या मैं आज जाऊं एसबीआई के अंदर तो मैं आज बॉन्ड बनवा सकता हूं, द आंसर इज नो। होता क्या है, जैसे हो गया महीने आपके जनवरी हो गया, आपका मंथ हो गया अप्रैल, आपका मंथ हो गया जुलाई और अक्टूबर, इनकी स्टार्टिंग की ना जो 10 दिन होते हैं उन्हीं में जाकर आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से एक लिमिट बताई गई है कब ये चीज करी जा सकती है। और एक बार इसने बॉन्ड बना दिया तो 15 दिनों के अंदर ना इस पॉलिटिकल पार्टी को उसको वापस से अपने अकाउंट के अंदर डलवाना ही होगा। तो 15 दिन की इसकी क्या होती है, एक तरह से वैलिडिटी होती है। ये बात समझ गए कि वर्क कैसे करता है। वर्किंग सिंपल सी है, ये पर्सन को पैसा डोनेट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो जाएगा एसबीआई के अंदर, एसबीआई से इन पर्टिकुलर अमाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड एक बार इसके पास आ गया, फिर इसको इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिसको वो डोनेट करना चाहता है उसको देकर ये आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली ये पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर उसको इन कैश करवा लेगी। इज इट क्लियर कि कैसे वर्क कर रहा है। अब यहां पर देखो गवर्नमेंट का तो ये मुद्दा था कि हमने ना बीच में बैंक्स वगैरह को इन्वॉल्व कर दिया, तो थोड़ा पॉलिटिकल फंडिंग हमने ट्रांसपेरेंट कर दी, ऐसा मानना था हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उनका। पर हुआ क्या है, एज पर वेरियस एक्सपर्ट्स जो कहीं ना कहीं इसको अपोज करते हैं, उनका मानना है कि देखो हुआ क्या यहाँ पे, यहां बात ये हुई है कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, बल्कि क्या आ गई, ओपेकनेस। ओपेकनेस कैसे आ गई, अब देखो हमें पता ही नहीं लग रहा ये पॉलिटिकल ये पर्सन था, इसकी आइडेंटिटी हमें पता ही नहीं है। डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी ने तो ये जाके बता दिया कि हमने ना किसी सामने हमें किसी से बॉन्ड मिला है, किससे मिला है उसका नाम डिस्क्लोज करना जरूरी ही नहीं है, तो ओपेकनेस यहां से आ गई। और ऊपर से आप एक चीज रियलाइज करो, यहाँ बात किसकी हो रही है, एसबीआई की। एसबीआई किस कौन ओन करता है एसबीआई को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एसबीआई को तो पता है ना ये कौन बंदा था, ये कितने का बना के गया बॉन्ड, कितने रुपए का बॉन्ड बना के गया, पता है ना एसबीआई को। तो एसबीआई के ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरह से पता नहीं है क्या कि किस बंदे ने कितना पर्टिकुलर पैसा क्या बॉन्ड बनाया, बिल्कुल पता हो जाएगा। तो होगा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि इस बंदे ने मान लो 1 करोड़ का बॉन्ड बनाया, पर जो हमारी ओपोजिशन पार्टीज हैं उनको थोड़ी पता है। तो एक तरह से ना पावर किनके हाथ में आ जाएगी, बैलेंस ऑफ पावर इनकी तरफ शिफ्ट हो गया, इनके अगेंस्ट चला गया, ठीक है ना। यही सारी बातें यहाँ पे राइटर कर रहे हैं कि एक तरह से ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ये थोड़ा ना इन्होंने फिलोसफिकल बातें इस राइटर के अंदर, राइटर ने ज्यादा बातें करी हैं, उसमें हमने ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से बैलेंस है बिटवीन रूलर एंड ऑपोजिशन पार्टी। ये थोड़ा हिस्टोरिकल जाने की कोशिश कर रहे हैं राइटर, की हिस्ट्री में भी बता रहे हैं कि किस तरह से ना इश्यूज आए हैं। पर एक दो मुद्दे देखो आप खुद रियलाइज करो। एक तो जैसे ना आर्टिकल 19 के अंदर ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जब इलेक्शंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, राइट टू नो होता है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, तो राइट टू नो है हमारे पास कि क्या चीजें कैसे होती हैं। जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां पर ये चीज कवर है। पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं इस आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जा रहा है। हमें कभी पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा पर्सन किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड दे रहा है, पर गवर्नमेंट को सब पता है। तो होगा क्या,
ये बंदा डर जाएगा, ये बंदा कभी कांग्रेस को वोट नहीं कभी पैसा देगा ही नहीं, या फिर ऑपोजिशन पार्टीज को कभी पैसा नहीं देगा। किसको देगा पैसा? गवर्नमेंट को। फिर इनके बीच में क्या हो जाएगा? एक तरह की सेटिंग की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये चीज एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि इसको पता है ना कि गवर्नमेंट को पता है, अगर गवर्नमेंट को पता लग गया कि हाँ मैंने 1 करोड़ का पैसा बनवाया था बॉन्ड, पर गवर्नमेंट के पास नहीं आया, तो टेक्निकली वो किसके पास गया होगा? ऑपोजिशन के पास। तो गवर्नमेंट ना इसको हरास कर सकती है कि आपने पैसा 1 करोड़ दिया पर हमें नहीं दिया, किसी और पार्टी को दे दिया। तो ये इश्यूज यहाँ पे रहते हैं कि एक तरह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ये जाता है इन पर्टिकुलर एंटिटीज, यानी कि बिजनेसमैन और गवर्नमेंट के बीच में एक तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म भी हो सकता है, ठीक है ना, कि आपस में ये पॉलिसीज डिक्टेट कर रहे हैं, तो वो काफी गलत चीज हो जाएगी हमारी डेमोक्रेसी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो यही ओपेसिटी, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, मतलब कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ऑपोजिशन की पार्टीज के पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो जीतेगा कौन इन दी एंड? गवर्नमेंट ही जीतेगा। और इस वजह से ही यहाँ पे ये बात कर भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ना इन्होंने हिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग बात करी, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा था थोड़ा समझ लिया, बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो हिस्ट्री की ये बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास ना एक डीएमके पार्टी है, ठीक है ना, या फिर जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी पार्टीज हैं, तो ये वाली पार्टीज पहले क्या होती थी? काफी ऑर्गेनाइज होती थी, बहुत नीचे वाले लोगों से पैसा लेती थी। उसी तरह से जो लेबर पार्टी थी, जो यूके के अंदर बेसिकली है जो लेबर पार्टी, वहां पर भी इनका बेस कौन सा था? लेबर यूनियन, आम लोग इनका बेस थे। पर धीरे धीरे शिफ्ट क्या होते गए? कॉर्पोरेट हाउसेस। तो एक तरह का ना शिफ्ट हमें देखने को मिला है, एंड उसके बेसिस पे इन्होंने जो अपनी पॉलिसीज थी वो भी उस हिसाब से बनानी शुरू कर दी हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और देखो एडीआर, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो मैंने बताया ना, एक एनजीओ है, तो एनजीओ का कंसर्न काफी वैलिड है, क्योंकि 52% जो नेशनल पार्टीज की इनकम है आज के टाइम पर यहाँ से आ रही है। और देखो बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात करी है जो रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी को टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का 75% इनको गया है, और जो ऑपोजिशन पार्टी है सिर्फ 9% उनको यहाँ पे गया है। तो कहीं ना कहीं राइटर इस डेटा के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, उन्होंने ओपेसिटी बढ़ा दी है, ठीक है, पता ही नहीं लग रहा कौन किसको दे रहा है, पर रूलिंग गवर्नमेंट को इसके बारे में अच्छे से जानकारी है, ठीक है। इवन देखो, अगर थोड़ा मैं आपके बात डिस्कस करूं, तो यहाँ पर ना एक चीज और भी देखने को मिलती है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करे गए थे, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया था? जो कॉर्पोरेट डोनेट कर रहे हैं वहां पर एक तरह से एक लिमिट लगाई गई थी कि कितना पैसा आप डोनेट कर सकते हो, उस लिमिट को भी हटा दिया। ये क्लियरली क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के बीच में एक तरह का नेक्सस बनते हुए हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक इशू यहाँ पे कॉर्पोरेट्स के हाथ में कंट्रोल आ चुका है हमारी गवर्नमेंट का, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। थोड़ा हिस्ट्री की भी इन्होंने बात करी है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी ना थोड़ा इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिली थी, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। उस टाइम पे देखो, जो वहां के उस टाइम के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो ना थोड़े इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट थे, तो वहां पर इनका बैकिंग किसको थी? जो उस टाइम की स्वतंत्रता पार्टी हो गया या जो जनसंघ हो गया। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया? इन इंडस्ट्रियलिस्ट को नेशनलाइज कर दिया, इनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, ठीक है, की इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इन पे लगाम लगाने की कोशिश करी, इन पे कॉर्पोरेट डोनेशंस को रोकने की कोशिश करी। तो इस तरह के फीचर्स पहली बार नहीं हुए, पर राइटर यहाँ बात कर रहे हैं कि जो आज के टाइम पर ये चीज हो रही है, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो रही है, क्योंकि पहले के टाइम पे स्टेट्स को इतना ज्यादा नहीं रोका जाता था, पर आज के टाइम पे वो चीज हमें देखने को मिल जाती है। इवन देखो, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, पहले उसका वोट बैंक क्या था? वोट बैंक नहीं बोलूंगा, कौन से ज्यादा लोग उनको वोट करते थे? जो छोटे बिजनेसमैन थे या ट्रेडिंग कास्ट वाले थे। पर आजकल के टाइम पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ज्यादा वोट कर रहे हैं। तो अगर डीमोनेटाइजेशन इतनी आसानी से कर पाए या जीएसटी इतनी आसानी से लेकर आ पाए, वो इसीलिए था क्योंकि उनका वोटर बेस ये नहीं है आज के टाइम पर। उनका वोटर बेस कौन है? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई है कि इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन करने की जरूरत है, ताकि जो पॉलिटिकल फाइनेंस है हम उसको एक तरह से प्रॉपर बैलेंस मैनर में लेकर आ पाए, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के पास प्रॉपर बैलेंस हो, ऑपोजिशन के पास भी उतना ही वेट हो जितना कि हमारे पास रूलिंग पार्टी का है। तो ये बात थी, थोड़ा सा डेफिनेटली पॉलिटिकल आर्टिकल था, बट जरूरी क्या था समझना? जरूरी था इलेक्टोरल बॉन्ड वर्क कैसे करता है। आई होप वो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अनोनिमिटी की जो बात करी जा रही है वो कैसे आ रही है, क्योंकि आप एसबीआई को पैसा दोगे तो एसबीआई के कॉरस्पॉन्डिंग ना एसबीआई आपको एक तरह का बॉन्ड दे देगा, एक सिंपली एक कागज का टुकड़ा दे देगा। अब आपकी मर्जी है, वो किसी को जाके मर्जी दे दो, किसी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को। पर एसबीआई क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, तो गवर्नमेंट को एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस पर्सन ने 1 करोड़ का मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, पर वो हमारे पास तो आया नहीं, तो टेक्निकली वो किसके पास गया होगा? किसी और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के पास।
तो ये एक बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट करता है इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज इन पावर। ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल। जो हमारा तीसरा एडिटोरियल है वो डिस्कस करता है इंडिया और आसियान से संबंधित, और इसको आप जीएस पेपर 2 से इस कंपोनेंट से रिलेट कर सकते हो। देखो अगर हम बात करें ना, तो देखो इंडिया आसियान के रिलेशनशिप्स काफी ओवर द टाइम चेंज होते रहे हैं। आजकल के टाइम पे अगर आप देखो, पहले हमारे यहाँ पे क्या थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, फिर हम मूव करके किसकी तरफ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ, जो मोदी जी के टाइम पर आया। तो पार्टनरशिप हमारी ओवर द टाइम हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल ही रही है। थोड़ा सा देखो आसियान के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक तरह का इन्होंने जो 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उन्होंने आपस में मिलके बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू किसकी स्थापना करी, आसियान की। एक बार ना देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आसियान के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये 10 के 10 मेंबर्स जो हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनाई, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, इन 10 के 10 एंटिटीज का नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब देखो जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, हम बहुत टाइम जब हम क्वाड की डिस्कशन करते हैं तो अक्सर इंडो पैसिफिक का डिस्कशन होता ही रहता है। तो एक तरह से ना यहाँ पे सेंट्रलिटी में आसियान आ चुका है फोकस, क्योंकि इसी रीजन में वो लाई करता है। तो काफी चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर देखो हमारी रिलेशनशिप की बात करें आसियान के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब इंडिया एक टाइम पे, उस टाइम कहा था नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हम ना यूएस के पाले में जाएंगे ना यूएसएसआर के पाले में जाएंगे। तो उस टाइम पे आसियान कहाँ था, आसियान यूएस वाले कैंप में था। तो इंडिया और जो आसियान कंट्रीज हैं उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रहा। बट जब कोल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद से हमने एंगेजमेंट शुरू करी, ठीक है। 1991 में आप जानते हो कोल्ड वॉर को एकदम से एंड माना जाता है। फिर 1993 ऑनवर्ड्स हमारे रिलेशनशिप आसियान के साथ डेवलप होने स्टार्ट हुए। 1996 में एक एआरएफ करके है, एशियन आसियान रीजनल फोरम, उसका इंडिया एक तरह से मेंबर बना, जहां पर किस तरह से इस पूरे एरिया के अंदर पीस लाया जा पाए, सिक्योरिटी लेकर आई जा पाए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलती है। फिर 2002 तक हमारे रिलेशन और बेहतर होते रहे, और हमने क्या डिसाइड किया कि हर साल हम आपस में एक एनुअल समिट मीटिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर एफटीए भी साइन हुआ 2009 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से हमारी रिलेशनशिप काफी बेहतर होती रही है, ठीक है। तो गुड्स के अंदर तो पहले ही हो चुका था, फिर सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमने यहाँ पर एक तरह के एफटीए साइन किया आसियान कंट्रीज के साथ। जब 1993 में हमारे रिलेशनशिप स्टार्ट हुए एक तरह से, तो यहाँ पे 2018 में 25 साल हो गए उसके। तो उसके रिगार्डिंग में हमने सेलिब्रेट किया, और इन सभी को जो हमारा रिपब्लिक डे होता है वहां पे जो परेड के अंदर इनको यहाँ पे एज एन गेस्ट इन्वाइट किया गया। तो आज के टाइम पे ना कॉपरेशन आप देख रहे हो किस तरह से कोल्ड वॉर के बाद से काफी सब्सटेंशियली बढ़ी है। इकोनॉमिक कॉपरेशन भी हमने समझी एफटीए के थ्रू, ठीक है। तो इंडिया का क्या हो चुका है, आसियान 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है आज के टाइम पे। उसके साथ ही साथ चाहे देखो पीस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वहां पर इंटरनेशनल लेवल पे भी हम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। बाकी मैरीटाइम सेफ्टी इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडो पैसिफिक के कॉरस्पॉन्डिंग, और वहां आसियान के देश इंडिया का काफी सहयोग भी करते हैं। बाकी देखिए हमारे डिफरेंट फंड्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी एक दूसरे को फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया प्रोवाइड करता है आसियान नेशंस को, जो डिफरेंट है। इसके अलावा आप जानते हो कि जैसे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है ना, वो थोड़ा कम कनेक्टेड है। तो इंडिया ने इसकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, जिसके थ्रू इन कंट्रीज के थ्रू होते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक डिफरेंट रूट भी यहाँ पे गया है। उसी तरह से आईएमटी, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की इसकी बात करी जा रही है, ठीक है, काफी टाइम से चल भी रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मल्टीपल एरियाज के अंदर हमारा यहाँ पे कॉपरेशन देखने को मिल जाता है। पर आसियान कंट्रीज के ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू इंडिया, बट अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। आप ये देखते हो चाइना का क्या है, 9 डैश लाइन। अब बहुत सारे कंट्रीज का यहाँ पर डिस्प्यूट है चाइना के इस 9 डैश लाइन का। चाहे आप वो पारासेल आइलैंड की बात कर लीजिए, स्कारबरा शो की बात कर लीजिए, तो ये पर्टिकुलर जो स्प्राटली आइलैंड्स हो गया, ये पूरा साउथ चाइना सी ना काफी डिस्प्यूटेड रीजन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपस में यहाँ पे बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स यहाँ पे हैं। उसी तरह से इंडो पैसिफिक का देखो मुद्दा तो हमेशा उठता ही उठता रहता है। अब देखो होता क्या था आसियान को, आसियान के लिए ऐसा था कि चाइना के साथ इनके ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे हैं। तो चाइना क्या था इनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर, और यूएस क्या था, एक तरह की यूएस ने इनको सिक्योरिटी की गारंटी देता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाता था। पर अब ना सिचुएशन काफी बदल गई है। सिचुएशन जैसे जैसे बदलती गई है, इंडो पैसिफिक वर्ल्ड का यहाँ पे ध्यान बहुत ज्यादा आ चुका है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आ चुके हैं आसियान के कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी देखिए जियो इकोनॉमिक्स बदलती जा रही है,
ठीक है ना। हमें देखो सप्लाई चेन के रिगार्डिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये सारे इश्यूज आपस में काफी दिक्कत दे रहे हैं। ऊपर से देखो आसियान के अंदर जो मैंने बताया ना कितनी कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज, बहुत सारे मुद्दे ऐसे आ चुके हैं जहां पर इन सभी का क्या हो चुका है, एक तरह का डिवाइडेड ओपिनियन है। मतलब एक कंट्री कुछ और कह रही है, दूसरी कंट्री कुछ और। तो एज एन यूनिट ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिवीजन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से जैसे मैंने बताया ना, IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इसकी बात काफी टाइम से चली जा रही है, ठीक है। तो बट कहीं ना कहीं अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो यहाँ पर इन आसियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा ट्रस्ट उसने गेन किया है। तो चाइना काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे कर रहा है, पर इंडिया का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ पाया। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब आने वाले टाइम में हम क्या कर सकते हैं, आपस में थोड़े ट्रेड रिलेशंस को और बेहतर करें, ठीक है ना। सप्लाई चेन को जो रेजिलियंस इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काम कर रहा है, इंडिया जापान के साथ भी काम कर रहा है, तो उसी तरह से हम अगर आसियन कंट्रीज के साथ काम करें रिगार्डिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस, तो ये काफी इंडिया के लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो यूएन क्लॉज के लॉज होते हैं उनको फॉलो किया जाए। जैसे होता है ना कि 12 नॉटिकल माइल्स तक वो टेरिटोरियल लाइंस हैं, उस तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, उसके जो भी यहाँ पे यूएन क्लॉज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो भी साउथ चाइना सी में इतने सारे हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं उनको हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। उसके साथ ही साथ जो आपस में इंडिया और आसियान के, देखो आप जानते हो कितने टाइम से हमारे आपस में लिंकेजेस हैं। चाहे आपको देख लो कि बहुत सारे मंदिर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं आसियन कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो लिंकेजेस ना हमारी आज से नहीं बनी, ये हिस्टोरिकली बहुत सालों से देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हम दोनों कंट्रीज या दोनों इंडिया और आसियान आपस में एक तरह का टूरिज्म को प्रमोट करें, आपस में पीपल टू पीपल कनेक्शंस को प्रमोट करें, तो दोनों कंट्रीज को यहाँ पे बेनिफिट हो सकती हैं। बाकी देखिए जो जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, डेफिनेटली वो भी काफी कोऑर्डिनेशन आ सकती है अलग अलग स्फेयर्स के अंदर, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो गया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर इंडिया और आसियान आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो दोनों ही बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं एक दूसरे को, एंड अकॉर्डिंगली एज अ रीजन काफी ज्यादा ये प्रॉस्पेरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा वे फॉरवर्ड, आप यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हो। आई होप आज के तीनों एडिटोरियल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।